नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बाबूजी नहीं रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आपको बता दें, लालजी बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में आज निधन हो गया। लालजी को याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। आज प्रातः उनका निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में और अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। मैं देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता लालजी टंडन का आज निधन हो गया। लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके निधन पर दुख जताया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, बिहार के पूर्व राज्यपाल, लखनऊ के पूर्व सांसद, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में राज्य की और राष्ट्र की जो उन्होंने सेवा की है, उसके लिए श्रद्धेय श्री लालजी टंडन, जिन्हें हम लोग आदर के साथ बाबूजी कहते हैं, उनको कभी भुला नहीं पाएगा। बाबूजी के निधन का समाचार हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सहयोगी श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के माध्यम से जब सुबह प्राप्त हुआ तो मैं भी बहुत इस समाचार से दुखी हूँ। आज मेरी अयोध्या दर्शन की दृष्टि से यात्रा थी, उस यात्रा को मैंने स्थगित किया है। बाबूजी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिजनों और लाखों लाख समर्थक जो हैं वह सब यह दुख सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके,
ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय श्री लालजी टंडन बाबूजी के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की है। मैं बाबूजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 21 जुलाई को प्रातः 5:35 पे माननीय लालजी टंडन राज्यपाल मध्य प्रदेश सरकार का हृदयगति रुकने से स्वर्गवास हो गया। वो मेदांता लखनऊ में 11 जून को भर्ती हुए थे और जांचों के द्वारा वो लिवर रोग से संक्रमित थे। धीरे धीरे उनके गुर्दे और लिवर ने काम करना बंद कर दिया था। कई दिनों से वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे और सब कोशिशों के बावजूद आज प्रातः 5:35 पे उन्होंने। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बीती रात एक पत्रकार को बाइक पर आए तकरीबन आधा दर्जन बदमाशों ने मारपीट करने के बाद उसे गोली मार दी। गोली उसके सिर में मारी गई, जिसे गंभीर अवस्था में शहर के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पत्रकार की हालत गंभीर बनी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अफसर यशोदा अस्पताल पहुंचे और घटना के संबंध में परिजन से बातचीत की और इस घटना में परिजन की तरफ से 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। श्री अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सरकार को घेरा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जिस तरह से गाजियाबाद घटना सामने आई है, गाजियाबाद में एक पत्रकार को गोली इसलिए मार दी जाती है कि वो अपनी भांजी के उत्पीड़न के खिलाफ थाने में तहरीर देता है। उत्तर प्रदेश में कहीं से कानून का राज दिखता ही नहीं है। कहीं पर पीड़िता को ट्रैक्टर चला के मार दिया जाता है, कहीं पर पीड़िता न्याय नहीं पाती तो विधान भवन के सामने आत्मदाह करने को मजबूर हो जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं इसलिए घटती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी इंस्पेक्टर के हत्यारे को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाती है तो अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जब अपराधी सरकार के संरक्षण और सरकार के शरण लेकर छूट जाता है तो अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार को अभी समय है, चेत लें। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश के शहर से लेकर गांव तक अपराधियों की चपेट में है। सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। अभी समय है, अगर सरकार चेत जाएगी तो उत्तर प्रदेश बच जाएगा, अन्यथा आज के हालात में उत्तर प्रदेश, आज गाजियाबाद की इस घटना पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से नाकाम हुई है, वहीं प्रियंका गांधी जी ने गाजियाबाद एनसीआर में आता है इस बात का भी एहसास दिलाया है। तो मुझे लगता है इतना प्रचंड बहुमत, इतनी ताकतवर संगठन, उसके बाद भी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार का फेल होना उत्तर प्रदेश को चिंतित करता है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित है इस बात को प्रमाणित करता है। उत्तर प्रदेश में घटनाओं का क्रम रुक नहीं रहा है। घटनाओं के बाद या तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है या तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के संरक्षण में अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का स्वांग रचती है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने चाहिए, रुकने।
गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रखे हैं, जहां पत्रकार पर गोली चलाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब रावण राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश अब हत्याओं का, अपराधियों का प्रदेश बन चुका है। किसी समय में किसी को भी गोली मार देते हैं, कोई पुलिस का खौफ नहीं, कोई कानून का खौफ नहीं। सरकार रामराज की बात करती है, रामराज की जगह यहां पे अब रावण राज चल रहा है। गाजियाबाद में जिस तरह एक पत्रकार को गोली मार दी गई, वो अपने भांजी के साथ जा रहा था और बदमाशों ने छेड़खानी की। छेड़खानी रोकने पे अगर उसने अपनी भांजी के साथ हो रही छेड़खानी को रोका तो उसको गोली मार दी। मतलब गोली मारना तो ऐसा हो गया जैसे जेब में हजमोला लेके चल रहे हैं, जो मिल रहा है उसको आस्ते से टाई से दे रहे हैं। कमाल है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस का कोई खौफ नहीं है। यहां पे अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, कभी भी किसी को गोली मार सकते हैं। दिग्विजय सिंह के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के सदस्यों पर सवाल उठाए जाने को लेकर श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि सब राम जी की कृपा से हो रहा है। जो मन रहता है कि हमारा नाम आ जाए, हम जो राम जी की इच्छा करते हैं उसको सफलता वही मिलेगा। क्योंकि जो बहुत दिन दौड़ रहे थे और अचानक नहीं आया, लेकिन आया तो राम का ही, जो कुछ है वो वैष्णव का ही आया। और जो कुछ भारत सरकार ने दिया है और समझौता प्रेम बना रहा, तो जो राम जी का ये निर्णय आया वो सबको सौभाग्य होना चाहिए कि यहाँ देश में इतना प्रेम बना रहा, कोई घटना नहीं होने पाई। और राम जी के लिए दर्शन करने में इतना समय लगता था और वही काम तुरंत हो जाता है, कोई घटना नहीं हो रहा। क्योंकि हर आदमी का विचार अलग अलग रहता है। अगर हम राम जी से प्रेम होंगे तो धीरे धीरे हर प्रकार से सब ठीक ही हो जाएंगे। नहीं, वो जैसे देश का मामला है, देश में राम जी से जो प्रेम बना रहेगा तो अपने आप उनको आना ही पड़ेगा। और राम जी के लिए चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, उनके लिए तो सब एक ही हैं। राम जी लंका गए, लेकिन लंका जाते समय रावण को बुलाए और जानकी जी को स्वयं लेके आए। वो पूजा पाठ करने वाले रावण ही थे। तो हम लोग कैसे भी हों, पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोग जहाँ सबको बराबर ही देखना पड़े। जो भी शासन से निर्णय दिया जाएगा हमारे लिए वही उचित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने शंकराचार्य को न्यास में शामिल करने की मांग की, जिसे लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि हमें पद का लालच नहीं है। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, सबसे पहले मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ तपस्वी जी रामघाट अयोध्या से मैं रामानंद संप्रदाय का हूं और मैं महात्यागियों के आचार्य पीठ का आचार्य हूं, लेकिन मुझे कोई इतराज नहीं है। जबकि 12 दिनों तक आमरण अनशन हमने किया था जब यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी जी तोड़वाए थे, और 19 दिन तक हमने कुंभ में किया था जब शंकराचार्य स्वरूपानंद मेरा अनशन तोड़वाया था। मैंने तो चिता भी लगा ली थी, लेकिन मुझे किसी पद के लिए और न्यास में सदस्य बनने के लिए हमने कभी डिमांड नहीं किया। हम चाहते भी नहीं है। काम होना चाहिए, नाम के लिए नहीं। और जो नाम के लिए मरते हैं वो राम भक्त नहीं है, वो सिर्फ कहीं न कहीं उनकी स्वार्थिक भावना जो सामने आती है। कांग्रेस पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती रही, भगवा को ये आतंकवाद का प्रतीक बताते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा राम मंदिर में टांग अड़ाती रही है। कांग्रेस पार्टी हर देश विरोधी काम में जो है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और जब कभी देशभक्ति की बात आती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी पीछे होती है, विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी पत्थरबाजों की सपोर्टर है, कांग्रेस पार्टी देश जलाने वालों की सपोर्टर है, कांग्रेस पार्टी देश विरोधी नारा लगाने वालों की सपोर्टर है, और कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग को पाली हुई है। इसलिए दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं ये सिर्फ इनकी एक नफरत बोल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो गई है और हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेसियों को सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है, और कांग्रेसियों को तिल मिला रहे हैं। इनको लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। जो कुछ 2-4 बचे हुए भी राज्य हैं वो भी खत्म होने वाले हैं।
इसलिए कहीं न कहीं से जब ये भगवान को काल्पनिक बताते हैं तो फिर राम राज की वकालत क्या कर सकते हैं। पहले ये राम के प्रति श्रद्धा रखे, भगवान राम का जय श्री राम बोले। कांग्रेसी कोई भी हमने आज तक किसी कांग्रेसी के मुख से जय श्री राम नहीं सुना। देश में बढ़ते कोरोना संकट और राजस्थान के सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर गुलेरिया उन्होंने भी माना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं है, लेकिन हॉटस्पॉट जो एरियाज हैं, जो कि काफ़ी संख्या है, उनके अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन को स्वीकार किया है। और इसी वजह से जगह जगह पर चाहे वो केरल में हो, तमिलनाडु में हो, बेंगलुरु में हो, गुवाहाटी में हो, कलकत्ता में हो, पटना में हो, लखनऊ में हो, लॉकडाउन या सीमित लॉकडाउन डिक्लेयर करना के पड़ा है। और जगह जगह पर स्थिति गंभीर है। समस्या जल्दी काबू में आ सकती थी यदि शुरू से ही गंभीरता से लेते। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में क्या स्टेप अगला लिया जाएगा, किस योजना और प्रोग्राम के तहत लिया जाएगा, ये कोई नहीं जान सकता। अचानक आया कि सैटरडे संडे वीकेंड लॉकडाउन डिक्लेयर किया जाएगा, इसके क्या लाभ होगा, इसका कुछ नहीं। कहा जाए कि बेवजह लोग घूमते फिरते हैं, इसलिए इसको लागू किया गया है। जो यहाँ स्टेट कैपिटल लखनऊ में देखा जाए कि पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, लोहिया हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, कहीं बेड आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, आप पता कर लीजिए। और जो अन्य ज़िलों में हॉस्पिटल्स हैं, उनकी दशा इतनी ख़राब है कि पानी ऊपर से गिर रहा है। बरेली बड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो कोविड वार्ड है, कोविड-19 वार्ड है, कोरोना वार्ड है, उसमें पानी आ रहा है, वार्ड में पानी भरा हुआ है। देखिए, जो राजस्थान में जो परिस्थितियाँ बनी, जो राजनीतिक संकट गहराता नज़र आया और उसका जब विश्लेषण किया तो उससे बहुत स्पष्ट हुआ कि कुछ विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, लोभ लालच में आए और सचिन पायलट जी की महत्वाकांक्षा, ओवर एम्बिशन, वो भी अपने आप में थी। और जिस तरह से टेप आए हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का इन्वॉल्वमेंट, पैसे के लेन देन, प्रलोभन देने का वो सामने आया है, और जिसकी वजह से एक एफआईआर भी दर्ज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं हो रहा, तो उससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे संकट में जो लोगों का मैंडेट है उसको छीनने का प्रयास किया गया, उसको संविधान की धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया गया। भगवान राम टेम्पल अयोध्या में बनाने के संदर्भ में, प्रधानमंत्री जी के आगमन के संदर्भ में, इनविटेशन उनको मिला कि नहीं मिला, उसके संबंध में जो प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने अपना कहा है कि हमारे नेता शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी तो पहले भी रामलला के दर्शन करने गए थे, और मंदिर निर्माण में जो भी बाधाएं थीं वो उन्होंने स्वयं उनको समाप्त किया है। तो ये बयान, उसका जवाब, ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जितनी भी बाधाएं थी वो सब समाप्त हो गई, और आदेश 5 जजेस एक राय होकर, एक सर्वसम्मति से वो आदेश पारित किया। जी, वहीं ताज नगरी आगरा में कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, उसी के चलते ताज नगरी आगरा में सभी रोजगार पूरी तरह से ठप हो गए। लॉकडाउन के चलते स्कूल भी पूरी तरह से बंद किए गए थे, लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया के बाद स्कूल संचालक बच्चों के अभिभावकों से 3 महीने की फीस जमा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और इसी को लेकर आज आगरा कैंट स्थित दयानंद बाल विद्या मंदिर स्कूल में
अभिभावकों ने स्कूल में पहुंचकर फीस जमा करने का विरोध किया। तो वहीं छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते जब सभी रोजगार बंद हैं तो कैसे 3 महीने की फीस जमा करें। ये जो स्टाफ है, ये स्कूल है जो ऑनलाइन क्लास चला रहा है, आप मीडिया के माध्यम से ये भी दिखा सकते हैं, आप भी जानते हैं, ये स्टाफ भी जानता है इस चीज़ को कि जो पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है उससे बच्चों को भी दिक्कत हो रही है, आंखों में दिक्कत है, सर में दर्द है, उसके बावजूद भी ये पूरा चार्ज कैसे ले सकते हैं, जबकि मालूम है कि नेट के जरिए जो है बच्चों को वो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा सकती जिसका चार्ज ये लोग ले रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना इनसे यही है कि जो परेशानी जो गार्जियंस को है, किसी का काम छूटा हुआ है, किसी का बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, तो ये 3 महीने की जो फीस है ये माफ़ की जाए। यहाँ पे हमारे ट्यूशन फीस के लिए क्या स्कूल की फीस जो हो रही है पूरी जमा करी जा रही है, जबकि अदर स्कूलों में फीस माफ़ करी गई है और यहाँ पे बिल्कुल भी कंसेशन नहीं दिया गया। और उसके अलावा इन्होंने बुक्स भी है वो पुरानी नहीं चला के नया सिलेबस पूरा लगाया इन्होंने, उसमें किसी प्रकार का कोई रियायत नहीं हो रही है। यहाँ पे हम सब पेरेंट्स इस तरह के जो कि ये फीस जो है हम नहीं जमा कर सकते हैं, किसी की सैलरी नहीं मिल रही, किसी की नौकरी छूट चुकी, तो ऐसे में हम किस तरीके से हम फीस यहाँ की जमा करें। हरदोई के ब्लॉक बरखनी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर ग्रामीणों को शौचालय तो मिले हैं लेकिन सीट और छत नहीं मिली। ग्रामीणों ने कई बार प्रधान से ये बात कही, लेकिन आज जब मीडिया के लोग ग्राम भोरापुर पहुंचे तो ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान की ओर से ना तो शौचालय बनवाए गए और ना ही शौचालय की छत दी गई। जब इस मामले में सेक्रेटरी से बात की गई तो सेक्रेटरी ने बताया कि भोरापुर गांव में सभी शौचालय का कार्य जो है वह पूर्ण हो चुका है। कोई ना भी ना कोई घरे लगवा का करे बना बहुत है ना तो का करे अपने दम खुद देगा से देखो बहादुर पर कहीं प्रधान ने क्या कहा आपको? कहीं तुम्हें पैसा देना बनवाई दे, कुछ नहीं दो पैसा तो पैसा महीना नहीं गया मैं करे बड़ी फिर तम भैया डात बटोरी बटा रही साल साल हो। अच्छा, ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है कि शौचालय का पैसा नहीं दिया, उनके सभी खातों पर ट्रांसफ़र कर चुके हैं और वो नहीं बना रहे हैं। आवास में आपने कुछ पैसा लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं है, पूरा खातों पर ट्रांसफ़र है पैसा। शौचालय जो अधूरे पड़े हैं वो दौलतपुर के जो अधूरे हैं उन पर हम कार्य कराएंगे। भोरापुर में कोई शौचालय बकाया पड़े हैं? नहीं। बनारस के बाजार में मेड इन चाइना की जगह अब आत्मनिर्भर भारत मिशन का असर देखने को मिलेगा। दरअसल वाराणसी में राखी बनाने का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से किया जा रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा की ओर से स्वयं सहायता समूहों के जरिए राखी के त्योहार को देखते हुए 50,000 राखी बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारे समूह की महिलाएं हैं जो अभी आप देख रहे हैं कि राखियां बना रही हैं। ये इस ओकेजन में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसको साकार करने के लिए काशी की महिलाओं ने पहल करी और ये पहल हमारा कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तो उसी आपदा को इन्होंने अवसर में बदल दिया और उसी से प्रेरित होकर के उस समय इन्होंने पीपी किट और मास्क का बड़े पैमाने पे अपना निर्माण किया और अब ये राखी के मौके पे सभी महिलाएं, करीब 10 समूह की महिलाएं, हमारे 70-80 महिलाएं हैं जो मिलकर के राखी बना रही हैं। और इसका 2 उद्देश्य है, एक तो चाइनीज सामान का पूरी तरह से, चूंकि प्रशासनिक तौर पे भी काशी में एक बहुत अच्छी पहल की गई कि हम चाइनीज सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करें और स्वदेशी को अपनाएं। और इसी स्वदेशी को अपनाने के तर्ज पे हम लोगों ने ये सोचा कि हम एकदम देसी चीजों से राखियां बनाएंगे, जिसमें हमने मिट्टी से, रुद्राक्ष से, तुलसी से राखी बनाई और यहाँ तक कि फूलों से भी हम लोग राखी बना रहे हैं। हमको ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि इस समय कोरोना महामारी की वजह से हम लोग बाहरी सामान नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए हम लोग के दिमाग में यह ख्याल आया कि हम सारी समूह की महिलाएं मिल करके यदि अपने हाथ से स्वयं की राखी बनाएंगे तो हमारे भाई लोग जो है इस कोरोना से बच सकते हैं और स्वदेशी राखी का प्रयोग करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और हम लोग के जीवन में भी खुशी मिलेगी कि हम लोग का बना हुआ राखी जो हमारे काशीवासी भाइयों के हाथ पर सजे और अच्छा भी लगे।
ये जो कोविड-19 के द्वारा जो इतनी ज़्यादा महामारी फैली हुई है, जिस वजह से हम लोगों समूह की महिलाओं ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना अपने हाथ से ही घर में ही बनाकर राखियाँ तैयार किया जाए और पूरे भाइयों के कलाइयों में बांधी जाए, जिससे हम अपने भाइयों को इस महामारी से भी बचा सकते हैं और चाइनीज़ राखी, जो चाइनीज़ सामानों का जो बहिष्कार करने का अवसर है, ये हम लोगों को मिल जाए और हम चाइना सामान बंद करके अपने हाथ का बनाया हुआ राखी ही अपने भाइयों को बांधे। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANP न्यूज़।